हाय, दिस इज राहुल पंत और आज हम बात करने जा रहे हैं विजय माल्या के बारे में। विजय माल्या जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाने जाते थे, आज वो एक चोर और फ्यूजिटिव बन चुके हैं। बट रिसेंटली राष्ट्रवाणी के साथ एक पॉडकास्ट में जो उनके घर लंदन में हुआ था, उसमें विजय माल्या ने काफी खुल के बातें करी। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेकर किंगफिशर के राइज तक और किंगफिशर एयरलाइन के कोलैप्स होने तक सारी बातें करी। तो वैसे तो ये पॉडकास्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये 4 घंटे लंबा है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉडकास्ट को आपके लिए समराइज करूं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल और कम से कम टाइम में समराइज करूं। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, एज आई ऑल्सो ट्राई टू गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस होल विजय माल्या पॉडकास्ट थिंग। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पॉडकास्ट विजय माल्या के लंदन के घर में शूट किया गया है। आई गेस उनके लिविंग रूम में शूट किया गया है, तो कॉन्वर्सेशन काफी रिलैक्स्ड और काफी डिटेल में है। सो पॉडकास्ट की स्टार्टिंग होती है विजय माल्या के चाइल्डहुड के बारे में, जहां पर वो बताते हैं कि उनका चाइल्डहुड उतना भी फैंसी नहीं था जितना लोगों को लगता है। उन्होंने बताया कि उनका बचपन काफी स्ट्रिक्ट था क्योंकि उनका और उनके फादर के जो सोच थी वो काफी अलग थी। विजय माल्या को स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उनके फादर के लिए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब विजय माल्या थोड़े से बड़े हुए, उनके फादर डेली उन्हें स्कूल के बाद ऑफिस बुलाया करते थे, जहां पर उनके फादर ने विजय माल्या के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर्स रखे हुए थे, जिनका मेन काम ये था कि वो कभी भी विजय माल्या को ये फील ना होने दें कि वो बॉस के बेटे हैं। यहाँ पर अपने फादर को याद करते हुए विजय माल्या ने बोला कि अगर कोई एक चीज उन्होंने अपने फादर से सीखी थी तो वो था हार्ड वर्क। उनके फादर भी बहुत हार्ड वर्किंग थे और बचपन से ही विजय माल्या को भी उन्होंने हार्ड वर्क करना ही सिखाया था। टॉकिंग अबाउट हिज मदर, उन्होंने बताया कि वो अपनी मदर से सबसे ज़्यादा क्लोज थे और वैसे तो वो काफ़ी रिच थे, पर फिर भी उनकी जो मदर थी वो नॉर्मल पेरेंट्स की तरह उन्हें ज़्यादा खर्चा करने से हमेशा रोका करती थी। ही ऑल्सो सेड कि अगर कोई एक लेसन उन्होंने अपनी मदर से सीखा है जो उन्होंने ज़िंदगी भर याद रखा है, वो है कि अननेसेसरी आर्गूमेंट्स में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इवन आई बिलीव दैट, क्योंकि हम अननेसेसरी आर्गूमेंट्स में पहले इन्वॉल्व होते हैं, फिर हमारे फालतू के दिन वेस्ट हो जाते हैं, जिससे हमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं मिलता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय माल्या के डैड उन्हें अमेरिका भेज देते हैं एक जॉब के लिए, जहाँ पे वो काफ़ी कुछ सीखते हैं बिजनेस के बारे में। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पेंट कंपनी में भी जॉब करी है, दैट टू एज अ फोरमैन। एक दिन विजय माल्या अमेरिका में होते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके फादर की तबीयत काफी खराब है, तो वो वापस आ जाते हैं और अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। बट एट एन एज ऑफ 59 उनके फादर की डेथ हो जाती है और यहाँ से शुरू होती है रियल स्टोरी, जब 27 साल के विजय माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन जाते हैं। चेयरमैन बनने के बाद अपनी ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के चलते कुछ ही सालों में वो किंगफिशर को दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बना देते हैं। लेटर ऑन विजय माल्या बात करते हैं अपनी पब्लिक इमेज के बारे में, फिर चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना हो, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना हो या उनके किंगफिशर कैलेंडर के बारे में हो। इसके आगे उन्होंने ये भी बोला कि चाहे लोग कुछ भी समझे या कुछ भी अज्यूम करें, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए कर रहे थे। और सच भी है कि आज आप और मैं अगर माल्या और किंगफिशर को जानते हैं तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से जानते हैं। 2005 में विजय माल्या की लाइफ में आती है किंगफिशर एयरलाइंस, और ये एयरलाइन शुरू हुई थी एज अ सिंगल क्लास लो कॉस्ट एयरलाइन, बट विद अ डिफरेंस। सिंगल क्लास एयरक्राफ्ट होने का मतलब था कि उसमें सिर्फ एक सिंगल क्लास थी, मतलब इकोनॉमी क्लास थी और फर्स्ट क्लास नहीं थी। एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट, बिकॉज उसमें 2 चीजें प्लस थी, पहला था फूड और दूसरा था इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। लेटर ऑन विजय माल्या ने अपने एयरक्राफ्ट में भी फर्स्ट क्लास को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ फर्स्ट क्लास ही ट्रैवल करना चाहते थे, जिनके लिए उनको ये करना पड़ा। उन्होंने ये भी बोला कि वो अपने पैसेंजर्स को पैसेंजर्स की तरह नहीं बल्कि गेस्ट की तरह ट्रीट करते थे और उनका क्रू भी काफी वेल ट्रेंड था। इनफैक्ट एयरलाइंस के इनिशियल ईयर्स में वो खुद पर्सनली चेक किया करते थे कि फ्लाइट्स डिपार्चर टाइम पे टेक ऑफ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यहाँ तक किंगफिशर एयरलाइंस काफी राइज कर रही थी, पर ये अकेला रीजन नहीं था जो विजय माल्या को और बड़ा बना रहा था। देयर वर मोर रीजंस टू दैट। 2008 में विजय माल्या एक आईपीएल टीम के ओनर भी बनते हैं, जिसका नाम रखते हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जिसको आजकल हम आरसीबी के नाम से जानते हैं। और आईपीएल की इस टीम को खरीदने के पीछे उनका स्पोर्ट्स को लेके पैशन तो था ही, पर वो अपनी विस्की ब्रांड रॉयल चैलेंजर विस्की को प्रमोट भी करना चाहते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम किंगफिशर कैलेंडर को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें से बड़े बड़े मॉडल्स बाद में जाके एक्टर्स बन गए, जैसे कटरीना एंड दीपिका। किंगफिशर कैलेंडर की बात करते हुए भी माल्या ने सीधा बोला कि ये कैलेंडर भी उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, ना कि कोई लाइफस्टाइल शो ऑफ करने का तरीका जैसा कि मीडिया ने प्रोजेक्ट किया। बट अब वो टाइम आता है जब विजय माल्या का वक्त इन अ रॉन्ग वे चेंज होने वाला था। पूरे दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और इंडिया का भी कोई भी सेक्टर इस क्राइसिस से बच नहीं पाता। एयरलाइन को बहुत बड़े बड़े लॉसेस होने लग जाते हैं और विजय माल्या सोचते हैं कि वो अब अपनी एयरलाइन को डाउनग्रेड कर देंगे, मतलब वो उसकी फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे और बहुत सारे एम्प्लॉइज को भी ले ऑफ करेंगे। अब इसी रिगार्डिंग बात करने विजय माल्या जाते हैं उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के पास और उन्हें सारी चीजें समझाते हैं। इस पे प्रणब मुखर्जी बोलते हैं कि अभी देश को कनेक्टिविटी और जॉब्स की सख्त जरूरत है, तो तुम अपनी एयरलाइन को डाउनग्रेड मत करो, और रही बात फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, तो तुम्हें बैंक सपोर्ट करेंगे।
और तब शुरू होता है वो लोन्स लेने का सिलसिला जिससे विजय माल्या आज तक बाहर नहीं निकल पाए। बैंक्स ने लोन्स दिए, विजय माल्या ने भी अपने पर्सनल 3000 करोड़ रुपए अपनी एयरलाइंस पे लगाया सो दैट वो उसे बचा सके, पर ऐसा हुआ नहीं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे थे। जो ऑयल उन्हें $60 पर बैरल पे मिल रहा था वही ऑयल उन्हें अब $140 पर बैरल पे खरीदना पड़ रहा था, जिससे फ्लाइट्स की एक्सपेंस काफी बढ़ गई थी। उसके ऊपर से गवर्नमेंट के लगाए हुए सेल्स टैक्स और नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसको चेंज करने के लिए माल्या ने पीएम को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे। फाइनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बाकी सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस 2012 में कोलैप्स कर गई। अकॉर्डिंग टू विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस के कोलैप्स करने के बाद उनके पास एक ही चीज बची थी और वो थे बहुत सारे अनपेड लोन्स जो बहुत सारे बैंक से लिए गए थे, और टू बी एग्जैक्ट वो 6000 करोड़ थे एज पर माल्या। इसके बाद इतना बुरा फेज आता है किंगफिशर एयरलाइंस का कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी नहीं दे पाते, और इसके बाद शुरू होता है टाइम एलिगेशंस लगने का। एक तरफ थे हैवी डेट्स और दूसरी तरफ लोन अमाउंट का मिसयूज करना और लोन गलत तरीके से लेने के एलिगेशंस। बैंक्स की तरफ से विजय माल्या पे काफी सारे कोर्ट केसेस ऑलरेडी लग चुके थे, बट वो अपने दूसरे बिजनेस को संभाल रहे थे और एट द सेम टाइम वो इस बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डील कर रहे थे। पर तभी 2015 और 2016 में सारी गवर्नमेंट एजेंसीज उनके पीछे लग जाती हैं और विजय माल्या का टाइम बुरे से बुरा होता चला जाता है। एंड फाइनली 3 मार्च 2016 को माल्या इंडिया से बाहर चले जाते हैं लाइक अ नॉर्मल पैसेंजर इन अ जेट एयरवेज प्लेन। और अब फाइनली शुरू होता है द ग्रेट इंडियन मीडिया का रोल, जहां पे न्यूज चलने लगती है कि 9000 करोड़ रुपए लेके माल्या देश छोड़ के भाग चुके हैं। पब्लिक सेंटिमेंट्स को बहुत भड़का दिया जाता है, 24/7 डिबेट्स होते हैं और गवर्नमेंट माल्या के पासपोर्ट को रिवोक कर देती है। एज पर विजय माल्या वो इंडियन अथॉरिटीज से टाइम मांगते हैं सारे लोन्स को सेटल करने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता और उन्हें एक फाइनेंशियल ऑफेंडर और फ्यूजिटिव घोषित कर दिया जाता है। ही ऑल्सो सेड कि तब से उनको पॉलिटिकल फुटबॉल बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को बोलती है कि तुमने उन्हें लोन दिया और कांग्रेस बीजेपी को बोलती है कि तुमने भागने दिया। बट ही ऑल्सो सेड कि वो इंडिया वापस आ जाते अगर उन्हें फेयर ट्रायल की गारंटी दी जाती। बट मीडिया की वजह से पब्लिक सेंटीमेंट इतना ज्यादा भड़का हुआ था, इसलिए उन्होंने कुछ टाइम लंदन में रुकने का ही डिसीजन लिया। फाइनली आते हैं मेरे ओपिनियन पे। यार मुझे लगता है कि माल्या ने बहुत सारी गलतियां जरूर करी हैं, पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि मीडिया ने भी जितना हो सकता था, जितना ज्यादा हो सकता था, माल्या का इस्तेमाल किया है व्यूज के लिए, और इस फायदा उठाने की वजह से पब्लिक सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और मुझे ये भी लगता है कि इन्हीं सेंटिमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट के लिए हुए डिसीजंस पर भी फर्क पड़ा है। आपके इस पॉडकास्ट के बारे में क्या व्यूज हैं? क्या ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके विजय माल्या को लेके कुछ थॉट्स बदले हैं या वो अभी भी सेम ही हैं? क्या इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज होना चाहिए? व्हाट आर योर व्यूज? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड फाइनली अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।